नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 6 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 1 का दूसरा अध्याय। अध्याय का नाम है बचपन, जिसमें कि कुछ स्मृतियों का वर्णन किया गया है और जो कि कृष्णा सोबती जी के जीवन से जुड़ी है। और लेखिका का नाम है कृष्णा सोबती। इन्होंने अपने बचपन की कुछ यादों को हमारे साथ बांटा है, मतलब कि पाठकों के साथ बांटा है। तो आइए सबसे पहले कृष्णा सोबती जी के बारे में जान लेते हैं। जन्म हुआ गुजरात में, और गुजरात के जिस स्थान पर इनका जन्म हुआ था वो वर्तमान में पाकिस्तान में है। आपका जन्म 18 फरवरी 1925 में हुआ था और आपका निधन हुआ था 2019 में। आपके महत्वपूर्ण रचनाओं में जो है डार से बिछुड़ी, मित्रों मर जानी, जिंदगी नामा, और जिंदगी नामा पर आपको साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया। आपको अन्य भी बहुत से पुरस्कार प्राप्त हुए हैं और आप भारत विभाजन के बाद दिल्ली आ गई थी। आपने अपना जीवन काल जो है गुजरात, दिल्ली, शिमला आदि स्थानों पर व्यतीत किया। इसके बाद में चलते हैं इस चित्र के ऊपर, जिसमें कि पूरी कहानी को मैंने कुछ इस प्रकार से प्रदर्शित करने की कोशिश की है कि आपको चित्रों के माध्यम से कहानी समझ में आ सके। सॉरी, कहानी नहीं है, संस्मरण है। ये संस्मरण जो है वो पूरा आपको चित्रों के माध्यम से मैंने समझाने का प्रयास किया है। तो देखिए, ये फ्रॉक है, टीवी है, हवाई जहाज है, और यहाँ पे एक ये चर्च है, पहाड़ है, और यहाँ पे ये आइसक्रीम, ये कुल्फी, और ये एक ग्रामोफोन है, ये मोजिल है, और ये दो ऑयल की बोतलें हैं। कैस्टर ऑयल है एक में और एक में है ऑलिव ऑयल। ये एक दवा पीने का ग्लास है जिसमें कुछ संकेत बने हुए हैं। और ये है हमारी लेखिका, प्रिय लेखिका कृष्णा सोबती जी। और ये देखिए शरबत, शहतूत, फालसा और खसखस का, और ये पेप्सी और कोक की बोतल्स हैं। और ये एक घोड़ा आप देख रहे हैं चित्र के अंदर, और एक व्यक्ति इसमें घुड़सवारी कर रहा है। ये टोपी का चित्र है, ये ब्रेड है, ब्राउन ब्रेड, और ये समोसा है, ये पेटीज है, और ये आपको जगह जगह वृक्ष नजर आ रहे हैं, कुछ घर नजर आ रहे हैं, और ये आपको एक मॉल, एक दुकान का चित्र नजर आ रहा है जिसमें एक मॉल है, और वहां पे एक मॉडल बना हुआ है ट्रेन का, जो कि शिमला काल का ट्रेन का चित्र बना हुआ है। तो आइए चलते हैं बचपन संस्मरण में। और एक दो चित्र रह गए हैं। ये कुछ फल हैं जो उस समय में हुआ करते थे, काफल, और ये है रसहरी, और ये है कसमल, और ये है चेस्टनट। तो चलिए पढ़ते हैं संस्मरण बचपन। तो बचपन जो संस्मरण है, इसमें लेखिका ने अपने बचपन की यादों को लिखा है। ठीक है, तो अपने बचपन को साझा किया है कि हमारा बचपन कैसा था और आज के जो बच्चे हैं उनमें कितना चेंज आया है, उनकी जो दिलचस्पियां हैं, उनके शौक हैं, उनकी रुचियां हैं, और हमारा पहनावा किस तरह का होता था, आज के बच्चे किस स्टाइल से जीते हैं। तो ये सब उन्होंने एक कंपैरिजन करने का प्रयास किया है, तुलनात्मक रूप से हमें समझाने की चेष्टा की है। तो सबसे पहले तो संस्मरण का अर्थ जान लेना हमारे लिए बहुत जरूरी है। संस्मरण का अर्थ होता है कि मतलब जो कुछ भी हमने अनुभव किया, हम किसी नए स्थान पे गए, यहाँ या जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ आसपास हमारा परिवेश कैसा है, हमारा वातावरण कैसा है, उसके बारे में हम लिखने का प्रयास करते हैं। और वो लिखते किस प्रकार से है कि हमारी यादों में, हमारी स्मृतियों में जो चीजें हैं उसी को हम लिखने का प्रयास करते हैं। तो यही क्या है, संस्मरण। तो स्मृति आधारित जो गद्य रचना होती है उसी को हम क्या कहते हैं, संस्मरण कहते हैं। इसमें हमारा जो भावात्मक पहलू भी उभर करके सामने आता है, हमारे अनुभव उभर करके सामने आते हैं। तो देखिए, बचपन में जो है लेखिका लिखती हैं कि जब मैं ये लिख रही हूँ और जिस समय तक आप ये रचना पढ़ रहे होंगे, हो सकता है कि मैं तुम्हारी दादी की उम्र की हूँ, हो सकता है मैं तुम्हारी नानी की उम्र की हूँ, और ये भी हो सकता है कि आपकी ताई, मौसी, चाची, किसी की भी उम्र की मैं हो सकती हूँ। फिर लेखिका लिखती है कि मुझे मेरे घर में सब लोग क्या कहते हैं, जीजी कहते हैं। फिर लेखिका ने बाद में क्या लिखा है इसमें कि इन दिनों मतलब मैं अपने आप को कुछ बड़ा बड़ा सा, कुछ सयाना सा महसूस करती हूँ। इसका कारण ये भी हो सकता है कि हो सकता है मैं एक शताब्दी पहले पैदा हुई और अब जो है एक शताब्दी का अंतर आ गया, तो सोच में थोड़ा बहुत बदलाव तो होना जायज है। ये तो एक नेचुरल सी प्रक्रिया है कि एक शताब्दी पहले जो जन्मा और एक शताब्दी जो बाद में जन्मा है, उनकी सोच में
और मतलब सोचने समझने के ढंग में एक बड़ा अंतर आ जाता है। इसके बाद में लेखिका ने अपने कपड़ों के बारे में जिक्र किया है कि किस तरह का पहनावा मैं पहनती थी, ठीक है, और किस तरह का मतलब उस समय में फैशन था। तो लेखिका ने बताया कि उस समय मैं फ्रॉक पहनती थी, तरह तरह के रंगों की मैं फ्रॉक्स पहनती थी, जिसमें जामुनी, नीला, काला, चॉकलेटी, तरह तरह के कलर पहनना मुझे पसंद था। फिर लेखिका कहती है कि उस समय मुझे तरह तरह के कलर अच्छे लगते थे, लेकिन देखो कितना परिवर्तन आ गया है मेरी खुद की सोच में कि आज मुझे सिर्फ हल्के और जैसे कि व्हाइट वगैरह ये हल्के कलर पहनना पसंद है, मुझे डार्क कलर पहनना अब अच्छा नहीं लगता है। फिर लेखिका बाद में कहती है कि मैंने उस समय हर तरह की पोशाकें पहनी थी। मुझे अच्छे से याद है कि मैं सबसे पहले फ्रॉक पहनती थी, मैंने निकर भी पहना है, और उसके बाद में जो है मैंने ये गरारे, शरारे, स्कर्ट, लहंगे आदि सब चीजें मैंने पहनी है, सब तरह के कपड़े मैंने पहने हैं। लेकिन अब वर्तमान में मैं सिर्फ चूड़ीदार पजामी और लंबे घेरदार कुर्ते पहनना पसंद करती हूँ। उसके बाद में लेखिका लिखती है कि बचपन में मैं जो फ्रॉक्स पहनती थी उनमें से कई फ्रॉक तो मुझे अभी तक याद है कि किस तरह की वो होती थी, मेरी स्मृति में ये अभी तक है। एक फ्रॉक का वो जिक्र करती है जो कि नीली और पीली धारीदार फ्रॉक है, और जिसके जो कफ है मतलब जिसके जो बाजू है वो गोल और कफ गोल है, और उसका जो कॉलर है वो भी गोल है। एक फ्रॉक का जो वो मतलब जिक्र करती है उसका कलर जो है, रंग जो है वो हल्के गुलाबी रंग का है, ठीक है, हल्का गुलाबी रंग है उस फ्रॉक का, और उसके जो नीचे नीचे जो फ्रिल लगी हुई है उसका कलर कैसा है, पिंक कलर है। फिर उसके बाद में वो एक फ्रॉक का जिक्र करती है कि हमारे जो फ्रॉक होते थे उसके ऊपर जेब होती थी और उसमें हम रुमाल रखते थे। और एक वो फ्रॉक का जो जिक्र करती है, कहती है कि एक लेमन कलर का मेरे पास फ्रॉक था जो कि ऊनी कपड़े का बना हुआ था और उसके नीचे फर टंकी हुई थी। उन्होंने इसके बाद में दो ट्यूनिक का भी जिक्र किया है कि उनके पास दो ट्यूनिक थे। एक ट्यूनिक का तो कलर था चॉकलेटी, और उसके नीचे का जो, जैसे ट्यूनिक क्या होता है, जैसे मैं आपको बताती हूँ, ट्यूनिक इस तरह से कोई स्कर्ट होती है, ठीक है, या फिर कोई पैंट भी हो सकती है, फिर उसके ऊपर इस तरह से जो है वो फीते लगे होते हैं, ठीक है, उसको कोई भी जैसे पहनता है तो नीचे गिरने का डर नहीं होता, और इसके नीचे जो है एक टी शर्ट होती है, ठीक है, कोटी बोलते हैं जिसको, इस तरह से ट्यूनिक होता है, ठीक है। तो वो कहती है कि दो ट्यूनिक मेरे पास में थे, और एक का कलर तो था चॉकलेटी, मतलब इस ऊपर वाले का कलर तो चॉकलेटी था, और नीचे जो ये कोटी पहनी है इसका कलर कैसा था, प्याजी। और दूसरे ट्यूनिक का जो उन्होंने जिक्र किया है उसका रंग वे कौन सा बताती है, ग्रे कलर, ग्रे कलर का ट्यूनिक है, और नीचे का जो ये कोटी है मतलब जो टी शर्ट है वो व्हाइट कलर का लेखिका ने बताया है। इसके बाद में लेखिका बताती है कि मुझे अच्छे से याद है कि हमारे पास जो है स्टोक्स और मोजे भी हुआ करते थे, मोजे और स्टोक्स भी लेखिका के पास थे, लेकिन लेखिका ये कहती है कि उस समय हम अपने मोजे खुद धोते थे। लेखिका ने कहा कि हम अपने मोजे जो है खुद धोते थे, घर में बहुत सारे नौकर थे लेकिन फिर भी नौकरों से अपने मोजे धुलवाना अलाउ नहीं था, तो इसलिए हम अपने मोजे खुद ही धोते थे। इसके बाद में लेखिका ने कहा कि हमें अच्छे से याद है कि हम जूते पहनते थे जो उनके ऊपर इतनी अच्छे से पॉलिश करते थे, और थोड़ी सी भी धूल मिट्टी लग जाती थी तो उसको अच्छे से कपड़े से साफ करते थे और चमका देते थे। इसके बाद में लेखिका ने जिक्र किया कि जब हमारे जूते पुराने हो जाते थे तो हमें नए जूते जब लाके देते थे तो हम क्या करते थे, रुई अपने पास में रखते थे, जैसे ही जूता हमारे पाँव में लगता रुई जूते के अंदर, मतलब कि जब जूते लगते हैं मतलब छाले हो जाते हैं पैरों में, तो क्या करते हैं कि रुई दबा देने से छाले नहीं होते हैं, पैरों में फाले नहीं होते हैं, तो इसलिए जो है रुई दबा देते थे। लेखिका ने ऐसे जिक्र किया है, और लेखिका ने ये भी कहा है कि उस समय जूते जो है इतने अच्छे नहीं आते थे, लेकिन आजकल वर्तमान समय में इतने अच्छे अच्छे जूते आते हैं, मतलब शूज की इतनी अच्छी अच्छी वेराइटियां आती हैं और आरामदेह होते हैं, पैरों में कुछ नहीं होता, कोई छाले वाले का कोई चक्कर नहीं है, तब में और आज में इतना अंतर आ गया है। इसके बाद में लेखिका जिक्र करती है कि हमें अच्छे से याद है कि नौकरों से तो मोजे धुलवाते नहीं थे, तो मोजे हम इतवार की सुबह खुद ही अपने हाथों से रगड़ रगड़ के धोते थे। तो इसका एक कारण ये भी रहा होगा कि बच्चों में भी स्वावलंबन की मतलब आदत पैदा होती है, खुद वो अपना काम करना सीखते हैं।
इसके बाद में जो लेखिका ने जिक्र किया है कि हम शनिवार के दिन जो है हमें घर के जो बड़े हैं वो दो तरह के ऑयल पिलाते थे। शनिवार के दिन जो है दो तरह के ऑयल पिलाते थे, एक तो कैस्टर ऑयल और दूसरा ऑलिव ऑयल। और इस ऑयल को जब पीते थे तो हमें मितली आने लगती थी, देखकर ही उल्टी जैसा होने लगता था, लेकिन हमें ये हमारे माता पिता जबरदस्ती पिलाते थे। और लेखिका ने ये भी कहा कि मुझे अच्छे से याद है कि अगर कभी हम ये पीना भूल जाते थे तो भी हमारे कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन फिर भी हमारे बड़े जो है हमें जबरदस्ती खींच खींच के ये पिलाते थे। इसके बाद में लेखिका लिखती हैं, अरे और आपके समय में कितनी दूरी है, कितना अंतर आ गया है, ये मैं आपको बताऊंगी कि आपकी दिलचस्पियों में, आपके शौक मन में, आपकी रुचियों में और हमारी रुचियों में कितना फर्क पड़ गया है, कितना अंतर आ गया है। कि उस समय जो हम कुल्फी खाते थे, जो लेखिका जब छोटी थी बचपन में जो कुल्फी खाते थे, वो आज की क्या बन गई है, आइसक्रीम बन गई है। और जब लेखिका के बचपन में जो समोसा हुआ करता था वो आज के मतलब पैटीज हो गए हैं। उसके बाद में लेखिका लिखती है कि शिमला और दिल्ली में जो बच्चे रहते थे उन्होंने वेंगर्स और बेबिको रेस्टोरेंट की चॉकलेट और पेस्ट्री जरूर खाई होगी, उसका स्वाद तो बिल्कुल अलग ही है। और फिर आगे लेखिका लिखती है कि हमें अच्छे से याद है कि हमारे घर वाले हमें ब्राउन ब्रेड लेने के लिए बारी बारी से भेजते थे, जो कि कहाँ मिलता था, मॉल में मिलता था। और लेखिका ने बताया कि जो मॉल था ना वो हमारे घर के बिल्कुल ही पास में था, एक चढ़ाई चढ़नी पड़ती थी और उसके बाद में एक गिरजा मैदान आता था और जैसे ही उतरते थे तो मॉल था और वहां से हम ब्राउन ब्रेड लेकर के आते थे। और वहां पे एक मतलब काउंटर था जो कि कन्फेक्शनरी काउंटर है, वहां पे तरह तरह की ब्रेड, मिठाइयाँ आदि मिलती थी, पेस्ट्री वगैरह, चॉकलेट्स वगैरह सब मिलती थी। और फिर लेखिका ने ये भी बताया कि मतलब हमें छूट थी, सप्ताह में एक दिन हम चॉकलेट खा सकते हैं। और जब हम चॉकलेट लेके आते थे तो मुझे खड़े खड़े वहीं पे खाने की आदत नहीं थी, सब लोग तो खा लेते थे लेकिन मैं अपनी बचा के रखती थी। जब कोई पूछता कि किसी के पास चॉकलेट है तो सबसे बड़ा स्टॉक, सबसे ज्यादा स्टॉक मेरे पास ही होता था, क्योंकि मैं चॉकलेट ला करके वहीं पे साइड बोर्ड पर रख देती थी और उसको रात को खाना खाने के बाद बड़े ही मजे से धीरे धीरे खाती थी, इसलिए मेरे पास हमेशा चॉकलेट रहती थी। फिर लेखिका ने बताया कि हमारे समय में चना जोर गरम और अनारदाने का चूर्ण बड़ा प्रसिद्ध था, जो कि आज भी कभी कभी देखने को मिलता है। तो लेखिका ने ये समानता बता दी कि उस समय में जो चना जोर गरम और जो चूर्ण था वो आज भी है, कहीं कहीं देखने को मिलता है। तो कैसे होता था वो, अखबार की एक क्लिप बना करके, जैसे ये देखिए अखबार की क्लिप बना करके, और उसको आराम से पकड़ सकते हैं हाथ में और उसका मुंह खुला होता है और आराम से हथेली में लेके खा सकते हैं, इस तरह का वो होता था, आज भी ये मिलता है। फिर उसके बाद में लेखिका ने बताया कि बच्चे उसको बड़ा ही आराम से खाते थे और जब तक कि मतलब उसको हाथ में रखते थे, खाते जाते थे, जब तक कि गिरजी मैदान का पूरा चक्कर नहीं लगा लेते थे। और एक एक चना पपड़ी डालते और आराम से धीरे धीरे यूं चलते रहते थे और मतलब चाल की एक अलग ही ले बनती थी, धीरे धीरे चलते चलते खाना उनको बहुत अच्छा लगता था। फिर लेखिका ने जिक्र किया है बचपन में जो उन्होंने घुड़सवारी की, उन्होंने बताया है कि जो शिमला रेस था वहां पे घुड़सवारी करने बहुत से लोग आते थे, उन्होंने भी बचपन में वहां पे घुड़सवारी की है। फिर उन्होंने कहा कि ऐसा कोई बिरला ही बच्चा होगा जो कि शिमला में रहता होगा और उसको घुड़सवारी का मौका नहीं मिला होगा। इसके बाद में जो लेखिका है उन्होंने जिक्र किया है अपने ननिहाल के घोड़ों का, लेकिन सिर्फ थोड़ा सा जिक्र किया है और उन्होंने ये भी कहा है कि मतलब उन घोड़ों के बारे में अपन कभी फिर विस्तार से चर्चा करेंगे। बात लेखिका जिक्र करती है शाम के समय जो रंग बिरंगे गुब्बारे आसमान में दिखते थे, वो दृश्य लेखिका को बहुत ही अच्छा और मन भावन लगता था। शाम के समय देखिए गुब्बारे आसमान में ये उड़ रहे हैं और इसके साथ ही घंटियां जब बजनी शुरू होती थी, ये देखिए घंटियां बज रही है और इतना अच्छा संगीत उत्पन्न होता था इससे, और वो संगीत ऐसे लगता था जैसे स्वयं भगवान ईसा मसीह खुद आकर के और संगीत मतलब सुना रहे हैं, कुछ प्रवचन दे रहे हैं। इसके साथ ही सारे आकाश में जो है जब शाम ढलती थी, सूर्यास्त का समय होता था, तो सारे आकाश में, पूरे आकाश में लालिमा छा जाती थी, गुलाबी और लाल रंग की यूं तरंगे बन जाती थी
और जब सूर्यास्त होता था तो जो ये पहाड़ है इनका मुख जो है उघड़ने लगता था, निखरने लगता था, और इसी के साथ देखते ही देखते बत्तियां जलने लगती थी। अंधेरा होता है तो बत्तियां सबके घरों में जलती है और वो लाइटनिंग जो है टिमटिमाती हुई बहुत ही सुंदर लगती थी। इसके बाद में वो जिक्र करती है कि स्कैंडल पॉइंट पर जो दुकानें होती थी तो वो मतलब इतनी चमकती हुई अच्छी लगती थी, उनमें लाइट्स जलती थी तो बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती थी। इसी के साथ में ही स्कैंडल पॉइंट पे जो भी लोग वगैरह आते जाते थे तो उनका कोलाहल भी सुनने लायक था, बहुत अच्छा लगता था यह दृश्य। इसके बाद में लेखिका कहती है कि पिछली सदी में तेज रफ्तार वाली जो गाड़ी थी वो कौन सी थी? शिमला और कालका एक्सप्रेस। लेखिका ने एक नाम का जिक्र किया है यहाँ पे, सर्वर। बार बार उन्होंने सर्वर नाम का जिक्र किया है। ये उनका कोई भी रिश्तेदार रहा होगा या कोई मित्र बंधु रहा होगा जिनको संबोधित कर करके वो ये सब लिख रही हैं। तो सर्वर बोल करके वो लिखते हैं कि स्कैंडल पॉइंट के ठीक सामने एक दुकान हुआ करती थी। स्कैंडल पॉइंट के ठीक सामने एक दुकान हुआ करती थी और उसके अंदर क्या था, एक मॉल था और उसमें एक मॉडल बना हुआ था शिमला काल का ट्रेन का। ये देखिए, ये शिमला काल का ट्रेन का एक मॉडल बना हुआ है। फिर वहां पे एक सुरंग भी बनी हुई थी, पास पास सुरंगें बनी हुई थी, ये देखिए। और उन्होंने कहा कि यहाँ पे एक लोहे की जो टीन की एक छत थी, ठीक है, लाल रंग की। जो रेलवे स्टेशन होता है उसकी छत कैसी थी? लाल रंग की टीन की छत थी। फिर इसके बाद में लेखिका लिखती है कि पिछली सदी में जो तेज रफ्तार वाली गाड़ी थी वो कौन सी थी? शिमला कालका एक्सप्रेस। और फिर लेखिका ने कहा कि उस समय गाड़ी का ही प्रचलन था ज्यादा, लेकिन कभी कभी हवाई जहाज के भी दर्शन हो जाते थे, कभी कभी ये हवाई जहाज भी दिख जाता था। और जब हवाई जहाज आसमान में आता था तो सारे बच्चे निकल के आते थे और यूं देखते थे कि जैसे आसमान में क्या दिख रहा है, एक बड़ा सारा पक्षी है जो कि अपने पंख फैला करके उड़ रहा है। ऐसा हवाई जहाज का दृश्य था। और जब बच्चे कहते कि देख वो जा रहा, वो जा रहा, और जितने में यूं देखने की कोशिश करते उतने में तो वो चला जाता, क्योंकि वो बहुत ही तेज स्पीड से चलता था, उड़ता था। उसकी स्पीड इतनी तेज होती थी कि वो 1 मिनट में, 1 सेकंड में गायब हो जाता था। इसके बाद में लेखिका बताती है कि इस दुकान को, जो स्कैंडल पॉइंट के सामने दुकान है, इसके पास ही एक और दुकान थी, ठीक है, इसके पास ही एक और दुकान थी। वो दुकान कैसी थी? चश्मे की दुकान। इस दुकान को वो कभी नहीं भूल सकती, क्योंकि जो लेखिका के सबसे पहले चश्मा बन के आया था वो कौन सी दुकान से आया था? इसी दुकान से आया था। इस दुकान को वो कभी भी नहीं भूल सकती थी। और डॉक्टर कौन थे जिन्होंने उनकी आंख का चेकअप किया था? वो डॉक्टर थे अंग्रेज डॉक्टर ने उनकी आंख का चेकअप किया था। और शुरू में उनको चश्मा लगाना बड़ा ही अटपटा लगता था और चेहरा बिल्कुल अजीब सा दिखता था। और उनको जो भी कोई छोटा बड़ा मिलता तो क्या पूछता, अरे तुम्हारी आंखों में कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है जो चश्मा लग गया? अरे इतनी सी छोटी सी उम्र में चश्मा लग गया। फिर वो सलाह देते हैं कि दूध पिया करो, रोज चश्मा उतर जाएगा। फिर जो भी कोई पूछता तो बार बार लेखिका को ऐसे जवाब देना अच्छा नहीं लगता। फिर वो क्या कहते हैं कि वैसे डॉक्टर साहब ने कहा है कि रोज ऐनक लगाओगी तो चश्मा उतर जाएगा, लेकिन ये चश्मा आज तक नहीं उतरा। और लेखिका इसके पीछे क्या कारण बताती है? लेखिका बताती है कि इसका कारण यही रहा होगा कि जो मैं जब पढ़ती थी ना, मैं दिन के उजाले में नहीं पढ़ करके, मैं कब पढ़ती थी? रात के अंधेरे में पढ़ती थी। कैसे? एक टेबल लैंप लगा करके उसकी रोशनी में पढ़ती थी, तो आंखें तो खराब होनी जायज ही थी। तो लेखिका एक और जिक्र करती है, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, ये देखिए काफल, ये क्या है? रसभरी, ये है कसमल और ये है चेस्टनट। लेखिका ने इनका जिक्र किया है। लेखिका कहती है कि मुझे काफल की बहुत याद आती है, जो कि लाल रंग का होता था, खट्टे मीठे स्वाद का होता था, बहुत ही अच्छा लगता था। ये याद आते ही लेखिका की जीभ में पानी आने लगता है, ठीक है। और फिर लेखिका कहती है कि रसभरी भी मुझे बहुत अच्छी लगती थी। उस समय एक फल था वहां पे, कसमल और चेस्टनट का तो कहना ही क्या, यह एक ऐसा फल था जिसको कि आग में अच्छे से भून करके इसके छिलके अलग करके और फिर अंदर का जो भाग था वो खाया जाता था। ये सारे फल लेखिका को आज बहुत याद आते हैं। लेखिका कहती है कि जब मैंने चश्मा लगाना शुरू किया तो एक बार उनके चचेरे भाई ने क्या कह दिया उनको कि देखो चश्मा कैसा लगाया है, कैसी दिखती हो। और फिर ऊपर से कहा क्या कि आंख पर चश्मा लगाया ताकि दिखे दूर की, आंख पर चश्मा लगाया ताकि दिखे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम
सूरत बनी लंगूर की। लेखिका ने जब ये सुना तो उनको बहुत बुरा लगा, वो खींचने लग गई, चिढ़ने लग गई, बिल्कुल अच्छा नहीं लगा उनको। लेकिन जब चाय पी करके उनका जब चचेरा भाई चला गया, उसके बाद में वो आईने के आगे खड़ी हो गई और चश्मा लगाया उतारा, बार बार अपने चश्मे को कभी लगा रही है कभी उतार रही है। फिर अपने आप ही खुद से कहने लगी, क्या लंगूर की सूरत है मेरी? नहीं नहीं। फिर बोली हाँ हाँ। फिर उनके छोटे भाई की एक टोपी पड़ी थी पास में, फिर वो उन्होंने पहन ली सिर पे, और चश्मा लगा है और टोपी पहनी है। देखो इस चित्र में चश्मा लगा है, टोपी पहनी है, और फिर देखने लगी और खुद ही अपने ऊपर हंसने लगी कि बड़ी ही अटपटी और मजाकिया लग रही हूँ। लेखिका ने यह भी जिक्र किया कि उस समय जो है रिबन भी हुआ करते थे और रिबन बांधते थे हम तरह तरह के, मेरे पास जो है तरह तरह के रिबन थे। और इसके बाद में लेखिका कहती है कि फिर मुझे एकदम से याद आ गया लिखते लिखते, उस समय मेरा चश्मा, काला चश्मा, टोपी, ये सब मुझे एकदम से याद आ गया। और फिर मैंने सोचा कि हाँ, आज मैं जो शिमला में रह रही हूँ और मुझे हिमाचली टोपियाँ पहनना बहुत अच्छा लगता है, और मैंने अपने पास बहुत सारे अलग अलग रंगों की टोपियाँ भी इकट्ठी कर ली है और जिनको मैं बदल बदल के पहनती हूँ। और फिर वो कहती है कि जब मेरे पास टोपियाँ हैं, अगर मैं इनको पहन सकती हूँ, सर ही तो ढकना है, तो इतना भारी भरकम दुपट्टा कौन ओढ़े। इसी के साथ उनका ये बचपन संस्मरण समाप्त होता है। अब चलिए कुछ प्रश्नों पे नजर डाल लेते हैं बचपन संस्मरण के। तो पहला प्रश्न जो है इसमें, लेखिका बचपन में इतवार की सुबह क्या क्या काम करती थी? तो मैंने आपको बताया इतवार की सुबह वो क्या क्या काम करती थी। देखिए क्या क्या काम करती थी, चित्र देख के आपको पता लगा होगा। वो अपने मोजे धोती थी, ठीक है, और जूतों को पॉलिश करती थी। फिर लेखिका कहती है कि तुम्हारे और हमारे समय में क्या क्या अंतर आया। तो लेखिका ने बताया था ना कि तुम्हारे और हमारे समय में ये अंतर आया कि उस समय हमारी जो कुल्फी हुआ करती थी, आज वो क्या बन गई? आइसक्रीम बन गई। उस समय जो समोसा हुआ करता था वो क्या बन गया? पेस्ट्री बन गया। उस समय जो शरबत हुआ करते थे वो आज क्या बन गए? पेप्सी और कोक बन गए। उस समय लेमनेड होता था और आज जो है कोक होता है, उस समय कोक नहीं होता था। ये चेंजेस आए हैं उस समय में और आज के समय में। तीसरा प्रश्न जो है वो, लेखिका को चश्मा क्यों लगाना पड़ा? लेखिका को चश्मा इसलिए लगाना पड़ा क्योंकि वो रात में लैंप की रोशनी में, टेबल लैंप की रोशनी में पढ़ती थी, इसीलिए लेखिका को चश्मा लगाना पड़ा। फिर लेखिका कहती है, फिर एक प्रश्न जो निकल के सामने आता है कि लेखिका अपने बचपन में कौन कौन सी चीजें मजा लेकर खाती थी। तो देखो पेस्ट्री, चॉकलेट और अनारदाना, और अनारदाने का चूर्ण और चना जोर गरम, ये सारी चीजें जो है वो मजे लेके खाती थी। और कुछ फल भी उन्होंने बताए थे, काफल और ये रसभरी, कसमल, चेस्टनट। और फिर जो है एक प्रश्न मैं आपको कहती हूँ, जैसे लेखिका ने अपना ये बचपन का जो संस्मरण लिखा, बचपन नाम दिया इसको, तो आप भी अपने जीवन की एक महत्वपूर्ण कोई घटना जो आपको बहुत प्रिय लगी हो और जो अभी तक आपकी स्मृति में है, वो आप लिखने का प्रयास करना। और इसी के साथ आज का ये वीडियो समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 6 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 1 का दूसरा अध्याय। अध्याय का नाम है बचपन, जिसमें कि कुछ स्मृतियों का वर्णन किया गया है और जो कि कृष्णा सोबती जी के जीवन से जुड़ी है। और लेखिका का नाम है कृष्णा सोबती। इन्होंने अपने बचपन की कुछ यादों को हमारे साथ बांटा है, मतलब कि पाठकों के साथ बांटा है। तो आइए सबसे पहले कृष्णा सोबती जी के बारे में जान लेते हैं। जन्म हुआ गुजरात में, और गुजरात के जिस स्थान पर इनका जन्म हुआ था वो वर्तमान में पाकिस्तान में है। आपका जन्म 18 फरवरी 1925 में हुआ था और आपका निधन हुआ था 2019 में। आपके महत्वपूर्ण रचनाओं में जो है डार से बिछुड़ी, मित्रों मर जानी, जिंदगी नामा, और जिंदगी नामा पर आपको साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया। आपको अन्य भी बहुत से पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। और आप भारत विभाजन के बाद दिल्ली आ गई थी। आपने अपना जीवन काल जो है गुजरात, दिल्ली, शिमला आदि स्थानों पर व्यतीत किया। इसके बाद में चलते हैं इस चित्र के ऊपर, जिसमें कि पूरी कहानी को मैंने कुछ इस प्रकार से प्रदर्शित करने की कोशिश की है कि आपको चित्रों के माध्यम से कहानी समझ में आ सके। सॉरी, कहानी नहीं है, संस्मरण है। ये संस्मरण जो है वो पूरा आपको चित्रों के माध्यम से मैंने समझाने का प्रयास किया है। तो देखिए, ये फ्रॉक है, टीवी है, हवाई जहाज है, और यहाँ पे एक ये चर्च है, पहाड़ है,
और यहाँ पे ये आइसक्रीम, ये कुल्फी और ये एक ग्रामोफोन है, ये मोजिल है और ये दो ऑयल की बोतलें हैं, कैस्टर ऑयल है एक में और एक में है ऑलिव ऑयल। ये एक दवा पीने का ग्लास है जिसमें कुछ संकेत बने हुए हैं और ये है हमारी लेखिका प्रिय लेखिका कृष्णा सोबती जी। और ये देखिए शरबत, शहतूत, फालसा और खसखस का, और ये पेप्सी और कोक की बोतल्स हैं। और ये एक घोड़ा आप देख रहे हैं चित्र के अंदर और एक व्यक्ति इसमें घुड़सवारी कर रहा है। ये टोपी का चित्र है, ये ब्रेड है, ब्राउन ब्रेड, और ये समोसा है, ये पेटीज है और ये आपको जगह जगह वृक्ष नजर आ रहे हैं, कुछ घर नजर आ रहे हैं और ये आपको एक मॉल, एक दुकान का चित्र नजर आ रहा है जिसमें एक मॉल है और वहां पे एक मॉडल बना हुआ है ट्रेन का, जो कि शिमला कालका ट्रेन का चित्र बना हुआ है। तो आइए चलते हैं बचपन संस्मरण में। और एक दो चित्र रह गए हैं, ये कुछ फल हैं जो उस समय में हुआ करते थे, काफल, और ये है रसहरी और ये है कसमल और ये है चेस्टनट। तो चलिए पढ़ते हैं संस्मरण बचपन। तो बचपन जो संस्मरण है इसमें लेखिका ने अपने बचपन की यादों को लिखा है, ठीक है। तो अपने बचपन को साझा किया है कि हमारा बचपन कैसा था और आज के जो बच्चे हैं उनमें कितना चेंज आया है, उनकी जो दिलचस्पियां हैं, उनके शौक हैं, उनकी रुचियां हैं और हमारा पहनावा किस तरह का होता था, आज के बच्चे किस स्टाइल से जीते हैं। तो ये सब उन्होंने एक कंपैरिजन करने का प्रयास किया है, तुलनात्मक रूप से हमें समझाने की चेष्टा की है। तो सबसे पहले तो संस्मरण का अर्थ जान लेना हमारे लिए बहुत जरूरी है। संस्मरण का अर्थ होता है कि मतलब जो कुछ भी हमने अनुभव किया, हम किसी नए स्थान पे गए यहाँ या जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ आसपास हमारा परिवेश कैसा है, हमारा वातावरण कैसा है, उसके बारे में हम लिखने का प्रयास करते हैं। और वो लिखते किस प्रकार से है कि हमारी यादों में, हमारी स्मृतियों में जो चीजें हैं उसी को हम लिखने का प्रयास करते हैं। तो यही क्या है, संस्मरण। तो स्मृति आधारित जो गद्य रचना होती है उसी को हम क्या कहते हैं, संस्मरण कहते हैं। इसमें हमारा जो भावात्मक पहलू भी उभर करके सामने आता है, हमारे अनुभव उभर करके सामने आते हैं। तो देखिए बचपन में जो है लेखिका लिखती है कि जब मैं ये लिख रही हूँ और जिस समय तक आप ये रचना पढ़ रहे होंगे, हो सकता है कि मैं तुम्हारी दादी की उम्र की हूँ, हो सकता है मैं तुम्हारी नानी की उम्र की हूँ और ये भी हो सकता है कि आपकी ताई, मौसी, चाची, किसी की भी उम्र की मैं हो सकती हूँ। फिर लेखिका लिखती है कि मुझे मेरे घर में सब लोग क्या कहते हैं, जीजी कहते हैं। फिर लेखिका ने बाद में क्या लिखा है इसमें कि इन दिनों मतलब मैं अपने आप को कुछ बड़ा बड़ा सा, कुछ सयाना सा महसूस करती हूँ। इसका कारण ये भी हो सकता है कि हो सकता है मैं एक शताब्दी पहले पैदा हुई और अब जो है एक शताब्दी का अंतर आ गया, तो सोच में थोड़ा बहुत बदलाव तो होना जायज है। ये तो एक नेचुरल सी प्रक्रिया है कि एक शताब्दी पहले जो जन्मा और एक शताब्दी जो बाद में जन्मा है उनकी सोच में और मतलब सोचने समझने के ढंग में एक बड़ा अंतर आ जाता है। इसके बाद में लेखिका ने अपने कपड़ों के बारे में जिक्र किया है कि किस तरह का पहनावा मैं पहनती थी, ठीक है, और किस तरह का मतलब उस समय में फैशन था। तो लेखिका ने बताया कि उस समय मैं फ्रॉक पहनती थी, तरह तरह के रंगों की मैं फ्रॉक्स पहनती थी जिसमें जामुनी, नीला, काला, चॉकलेटी, तरह तरह के कलर पहनना मुझे पसंद था। फिर लेखिका कहती है कि उस समय मुझे तरह तरह के कलर अच्छे लगते थे, लेकिन देखो कितना परिवर्तन आ गया है मेरी खुद की सोच में कि आज मुझे सिर्फ हल्के और जैसे कि व्हाइट वगैरह ये हल्के कलर पहनना पसंद है, मुझे डार्क कलर पहनना अब अच्छा नहीं लगता है। फिर लेखिका बाद में कहती है कि मैंने उस समय हर तरह की पोशाकें पहनी थी। मुझे अच्छे से याद है कि मैं सबसे पहले फ्रॉक पहनती थी, मैंने निकर भी पहना है और उसके बाद में जो है मैंने ये गरारे, शरारे, स्कर्ट, लहंगे आदि सब चीजें मैंने पहनी है, सब तरह के कपड़े मैंने पहने हैं। लेकिन अब वर्तमान में मैं सिर्फ चूड़ीदार पजामी और लंबे घेरदार कुर्ते पहनना पसंद करती हूँ। उसके बाद में लेखिका लिखती है कि बचपन में मैं जो फ्रॉक्स पहनती थी उनमें से कई फ्रॉक तो मुझे अभी तक याद है कि किस तरह की वो होती थी, मेरी स्मृति में ये अभी तक है। एक फ्रॉक का वो जिक्र करती है जो कि नीली और पीली धारीदार फ्रॉक है और जिसके जो कफ है, मतलब जिसके जो बाजू है वो गोल और कफ गोल है
और उसका जो कॉलर है वो भी गोल है। एक फ्रॉक का जो वो मतलब जिक्र करती है उसका कलर जो है, रंग जो है वो हल्के गुलाबी रंग का है, ठीक है, हल्का गुलाबी रंग है उस फ्रॉक का। और उसके जो नीचे नीचे जो फ्रिल लगी हुई है उसका कलर कैसा है, पिंक कलर है। फिर उसके बाद में वो एक फ्रॉक का जिक्र करती है कि हमारे जो फ्रॉक होते थे उसके ऊपर जेब होती थी और उसमें हम रुमाल रखते थे। और एक वो फ्रॉक का जो जिक्र करती है, कहती है कि एक लेमन कलर का मेरे पास फ्रॉक था जो कि ऊनी कपड़े का बना हुआ था और उसके नीचे फर टंकी हुई थी। उन्होंने इसके बाद में दो ट्यूनिक का भी जिक्र किया है कि उनके पास दो ट्यूनिक थे। एक ट्यूनिक का तो कलर था चॉकलेटी और उसके नीचे का जो, जैसे ट्यूनिक क्या होता है, जैसे मैं आपको बताती हूँ, ट्यूनिक इस तरह से कोई स्कर्ट होती है, ठीक है, या फिर कोई पैंट भी हो सकती है, फिर उसके ऊपर इस तरह से जो है वो फीते लगे होते हैं, ठीक है। उसको कोई भी जैसे पहनता है तो नीचे गिरने का डर नहीं होता। और इसके नीचे जो है एक टी शर्ट होती है, ठीक है, कोटी बोलते हैं जिसको, इस तरह से ट्यूनिक होता है, ठीक है। तो वो कहती है कि दो ट्यूनिक मेरे पास में थे और एक का कलर तो था चॉकलेटी, मतलब इस ऊपर वाले का कलर तो चॉकलेटी था और नीचे जो ये कोटी पहनी है इसका कलर कैसा था, प्याजी। और दूसरे ट्यूनिक का जो उन्होंने जिक्र किया है उसका रंग वे कौन सा बताती है, ग्रे कलर, ग्रे कलर का ट्यूनिक है और नीचे का जो ये कोटी है मतलब जो टी शर्ट है वो व्हाइट कलर का लेखिका ने बताया है। इसके बाद में लेखिका बताती है कि मुझे अच्छे से याद है कि हमारे पास जो है स्टोक्स और मोजे भी हुआ करते थे। मोजे और स्टोक्स भी लेखिका के पास थे, लेकिन लेखिका ये कहती है कि उस समय हम अपने मोजे खुद धोते थे। लेखिका ने कहा कि हम अपने मोजे जो है खुद धोते थे। घर में बहुत सारे नौकर थे लेकिन फिर भी नौकरों से अपने मोजे धुलवाना अलाउ नहीं था, तो इसलिए हम अपने मोजे खुद ही धोते थे। इसके बाद में लेखिका ने कहा कि हमें अच्छे से याद है कि हम जूते पहनते थे जो उनके ऊपर इतनी अच्छे से पॉलिश करते थे और थोड़ी सी भी धूल मिट्टी लग जाती थी तो उसको अच्छे से कपड़े से साफ करते थे और चमका देते थे। इसके बाद में लेखिका ने जिक्र किया कि जब हमारे जूते पुराने हो जाते थे तो हमें नए जूते जब लाके देते थे तो हम क्या करते थे, रुई अपने पास में रखते थे। जैसे ही जूता हमारे पाँव में लगता, रुई जूते के अंदर, मतलब कि जब जूते लगते हैं मतलब छाले हो जाते हैं पैरों में तो क्या करते हैं कि रुई दबा देने से छाले नहीं होते हैं, पैरों में फाले नहीं होते हैं, तो इसलिए जो है रुई दबा देते थे। लेखिका ने ऐसे जिक्र किया है। और लेखिका ने ये भी कहा है कि उस समय जूते जो है इतने अच्छे नहीं आते थे, लेकिन आजकल वर्तमान समय में इतने अच्छे अच्छे जूते आते हैं, मतलब शूज की इतनी अच्छी अच्छी वेराइटियां आती हैं और आरामदेह होते हैं, पैरों में कुछ नहीं होता, कोई छाले वाले का कोई चक्कर नहीं है। तब में और आज में इतना अंतर आ गया है। इसके बाद में लेखिका जिक्र करती है कि हमें अच्छे से याद है कि नौकरों से तो मोजे धुलवाते नहीं थे, तो मोजे हम इतवार की सुबह खुद ही अपने हाथों से रगड़ रगड़ के धोते थे। तो इसका एक कारण ये भी रहा होगा कि बच्चों में भी स्वावलंबन की मतलब आदत पैदा होती है, खुद वो अपना काम करना सीखते हैं। इसके बाद में जो लेखिका ने जिक्र किया है कि हम शनिवार के दिन जो है हमें घर के जो बड़े हैं वो दो तरह के ऑयल पिलाते थे। शनिवार के दिन जो है दो तरह के ऑयल पिलाते थे, एक तो कैस्टर ऑयल और दूसरा ऑलिव ऑयल। और इस ऑयल को जब पीते थे तो हमें मितली आने लगती थी, देखकर ही उल्टी जैसा होने लगता था, लेकिन हमें ये हमारे माता पिता जबरदस्ती पिलाते थे। और लेखिका ने ये भी कहा कि मुझे अच्छे से याद है कि अगर कभी हम ये पीना भूल जाते थे तो भी हमारे कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन फिर भी हमारे बड़े जो है हमें जबरदस्ती खींच खींच के ये पिलाते थे। इसके बाद में लेखिका लिखती हैं कि हमारे और आपके समय में कितनी दूरी है, कितना अंतर आ गया है, ये मैं आपको बताऊंगी कि आपकी दिलचस्पियों में, आपके शौक मन में, आपकी रुचियों में और हमारी रुचियों में कितना फर्क पड़ गया है, कितना अंतर आ गया है। कि उस समय जो हम कुल्फी खाते थे, जो लेखिका जब छोटी थी बचपन में जो कुल्फी खाते थे वो आज की क्या बन गई है, आइसक्रीम बन गई है। और जब लेखिका के बचपन में जो समोसा हुआ करता था वो आज के मतलब पैटीज हो गए हैं। उसके बाद में लेखिका लिखती हैं कि शिमला और दिल्ली में जो बच्चे रहते थे उन्होंने वेंगर्स और बेबिको रेस्टोरेंट की चॉकलेट और पेस्ट्री जरूर खाई होगी।
और उसका स्वाद तो बिल्कुल अलग ही है। और फिर आगे लेखिका लिखती है कि हमें अच्छे से याद है कि हमारे घर वाले हमें ब्राउन ब्रेड लेने के लिए बारी बारी से भेजते थे, जो कि कहाँ मिलता था, मॉल में मिलता था। और लेखिका ने बताया कि जो मॉल था ना वो हमारे घर के बिल्कुल ही पास में था। एक चढ़ाई चढ़नी पड़ती थी और उसके बाद में एक गिरजा मैदान आता था और जैसे ही उतरते थे तो मॉल था और वहां से हम ब्राउन ब्रेड लेकर के आते थे। और वहां पे एक मतलब काउंटर था जो कि कन्फेक्शनरी काउंटर है। वहां पे तरह तरह की ब्रेड, मिठाइयाँ आदि मिलती थी, पेस्ट्री वगैरह, चॉकलेट्स वगैरह सब मिलती थी। और फिर लेखिका ने ये भी बताया कि मतलब हमें छूट थी, सप्ताह में एक दिन हम चॉकलेट खा सकते हैं। और जब हम चॉकलेट लेके आते थे तो मुझे खड़े खड़े वहीं पे खाने की आदत नहीं थी। सब लोग तो खा लेते थे लेकिन मैं अपनी बचा के रखती थी। जब कोई पूछता कि किसी के पास चॉकलेट है तो सबसे बड़ा स्टॉक, सबसे ज्यादा स्टॉक मेरे पास ही होता था, क्योंकि मैं चॉकलेट ला करके वहीं पे साइड बोर्ड पर रख देती थी और उसको रात को खाना खाने के बाद बड़े ही मजे से धीरे धीरे खाती थी। इसलिए मेरे पास हमेशा चॉकलेट रहती थी। फिर लेखिका ने बताया कि हमारे समय में चना जोर गरम और अनारदाने का चूरण बड़ा प्रसिद्ध था, जो कि आज भी कभी कभी देखने को मिलता है। तो लेखिका ने ये समानता बता दी कि उस समय में जो चना जोर गरम और जो चूरण था वो आज भी है, कहीं कहीं देखने को मिलता है। तो कैसे होता था वो, अखबार की एक क्लिप बना करके, जैसे ये देखिए अखबार की क्लिप बना करके, और उसको आराम से पकड़ सकते हैं हाथ में और उसका मुंह खुला होता है और आराम से हथेली में लेके खा सकते हैं। इस तरह का वो होता था, आज भी ये मिलता है। फिर उसके बाद में लेखिका ने बताया कि बच्चे उसको बड़ा ही आराम से खाते थे और जब तक कि मतलब उसको हाथ में रखते थे, खाते जाते थे, जब तक कि गिरजी मैदान का पूरा चक्कर नहीं लगा लेते थे। और एक एक चना पपड़ी डालते और आराम से धीरे धीरे यूं चलते रहते थे और मतलब चाल की एक अलग ही ले बनती थी। धीरे धीरे चलते चलते खाना उनको बहुत अच्छा लगता था। फिर लेखिका ने जिक्र किया है हाँ, बचपन में जो उन्होंने घुड़सवारी की, उन्होंने बताया है कि जो शिमला ब्रिज था वहां पे घुड़सवारी करने बहुत से लोग आते थे। उन्होंने भी बचपन में वहां पे घुड़सवारी की है। फिर उन्होंने कहा कि ऐसा कोई बिरला ही बच्चा होगा जो कि शिमला में रहता होगा और उसको घुड़सवारी का मौका नहीं मिला होगा। इसके बाद में जो लेखिका है उन्होंने जिक्र किया है अपने ननिहाल के घोड़ों का, लेकिन सिर्फ थोड़ा सा जिक्र किया है। और उन्होंने ये भी कहा है कि मतलब उन घोड़ों के बारे में अपन कभी फिर विस्तार से चर्चा करेंगे। अरे भाई टुंटी ना चलाओ, एक अम्मा आ जाएगी। दरवाजा बंद करो। इसके बाद लेखिका जिक्र करती है शाम के समय जो रंग बिरंगे गुब्बारे आसमान में दिखते थे, वो दृश्य लेखिका को बहुत ही अच्छा और मन भावन लगता था। शाम के समय देखिए गुब्बारे आसमान में ये उड़ रहे हैं और इसके साथ ही घंटियां जब बजनी शुरू होती थी, ये देखिए घंटियां बज रही है और इतना अच्छा संगीत उत्पन्न होता था इससे। और वो संगीत ऐसे लगता था जैसे स्वयं भगवान ईसा मसीह खुद आकर के और संगीत मतलब सुना रहे हैं, कुछ प्रवचन दे रहे हैं। इसके साथ ही सारे आकाश में जो है जब शाम ढलती थी, सूर्यास्त का समय होता था, तो सारे आकाश में, पूरे आकाश में लालिमा छा जाती थी, गुलाबी और लाल रंग की यूं तरंगे बन जाती थी। और जब सूर्यास्त होता था तो जो ये पहाड़ है इनका मुख जो है उघड़ने लगता था, निखरने लगता था। और इसी के साथ देखते ही देखते बत्तियां जलने लगती थी। अंधेरा होता है तो बत्तियां सबके घरों में जलती है और वो लाइटनिंग जो है टिमटिमाती हुई बहुत ही सुंदर लगती थी। इसके बाद में वो जिक्र करती है कि स्कैंडल पॉइंट पर जो दुकानें होती थी तो वो मतलब इतनी चमकती हुई अच्छी लगती थी, उनमें लाइट्स जलती थी तो बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती थी। इसी के साथ में ही स्कैंडल पॉइंट पे जो भी लोग वगैरह आते जाते थे तो उनका कोलाहल भी सुनने लायक था, बहुत अच्छा लगता था यह दृश्य। इसके बाद में लेखिका कहती है कि पिछली सदी में तेज रफ्तार वाली जो गाड़ी थी वो कौन सी थी, शिमला और कालका एक्सप्रेस। लेखिका ने एक नाम का जिक्र किया है यहाँ पे, सरवर। बार बार उन्होंने सरवर नाम का जिक्र किया है। ये उनका कोई भी रिश्तेदार रहा होगा या कोई मित्र बंधु रहा होगा जिनको संबोधित कर करके वो ये सब लिख रही हैं। तो सर्वर बोल करके वो लिखते हैं कि स्कैंडल पॉइंट के ठीक सामने एक दुकान हुआ करती थी। स्कैंडल पॉइंट के ठीक सामने एक दुकान हुआ करती थी
और उसके अंदर क्या था, एक मॉल था और उसमें एक मॉडल बना हुआ था शिमला काल का ट्रेन का। ये देखिए, ये शिमला काल का ट्रेन का एक मॉडल बना हुआ है। फिर वहां पे एक सुरंग भी बनी हुई थी, पास पास सुरंगें बनी हुई थी, ये देखिए। और उन्होंने कहा कि यहाँ पे एक लोहे की जो टीन की एक छत थी, ठीक है, लाल रंग की, जो रेलवे स्टेशन होता है उसकी छत कैसी थी, लाल रंग की टीन की छत थी। फिर इसके बाद में लेखिका लिखती है कि पिछली सदी में जो तेज रफ्तार वाली गाड़ी थी वो कौन सी थी, शिमला काल का एक्सप्रेस। और फिर लेखिका ने कहा कि उस समय गाड़ी का ही प्रचलन था ज्यादा, लेकिन कभी कभी हवाई जहाज के भी दर्शन हो जाते थे, कभी कभी ये हवाई जहाज भी दिख जाता था। और जब हवाई जहाज आसमान में आता था तो सारे बच्चे निकल के आते थे और यूं देखते थे कि जैसे आसमान में क्या दिख रहा है, एक बड़ा सारा पक्षी है जो कि अपने पंख फैला करके उड़ रहा है, ऐसा हवाई जहाज का दृश्य था। और जब बच्चे कहते कि देख वो जा रहा, वो जा रहा, और जितने में यूं देखने की कोशिश करते उतने में तो वो चला जाता, क्योंकि वो बहुत ही तेज स्पीड से चलता था, उड़ता था। उसकी स्पीड इतनी तेज होती थी कि वो 1 मिनट में, 1 सेकंड में गायब हो जाता था। इसके बाद में लेखिका बताती है कि इस दुकान को, जो स्कैंडल पॉइंट के सामने दुकान है, इसके पास ही एक और दुकान थी, ठीक है, इसके पास ही एक और दुकान थी। वो दुकान कैसी थी, चश्मे की दुकान। इस दुकान को वो कभी नहीं भूल सकती, क्योंकि जो लेखिका के सबसे पहले चश्मा बन के आया था वो कौन सी दुकान से आया था, इसी दुकान से आया था। इस दुकान को वो कभी भी नहीं भूल सकती थी। और डॉक्टर कौन थे जिन्होंने उनकी आंख का चेकअप किया था, वो डॉक्टर थे अंग्रेज डॉक्टर ने उनकी आंख का चेकअप किया था। और शुरू में उनको चश्मा लगाना बड़ा ही अटपटा लगता था और चेहरा बिल्कुल अजीब सा दिखता था। और उनको जो भी कोई छोटा बड़ा मिलता तो क्या पूछता, अरे तुम्हारी आंखों में कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है जो चश्मा लग गया, अरे इतनी सी छोटी सी उम्र में चश्मा लग गया। फिर वो सलाह देते हैं कि दूध पिया करो, रोज चश्मा उतर जाएगा। फिर जो भी कोई पूछता तो बार बार लेखिका को ऐसे जवाब देना अच्छा नहीं लगता। फिर वो क्या कहते हैं कि वैसे डॉक्टर साहब ने कहा है कि रोज ऐनक लगाओगी तो चश्मा उतर जाएगा, लेकिन ये चश्मा आज तक नहीं उतरा। और लेखिका इसके पीछे क्या कारण बताती है, लेखिका बताती है कि इसका कारण यही रहा होगा कि जो मैं जब पढ़ती थी ना, मैं दिन के उजाले में नहीं पढ़ करके, मैं कब पढ़ती थी, रात के अंधेरे में पढ़ती थी। कैसे, एक टेबल लैंप लगा करके उसकी रोशनी में पढ़ती थी, तो आंखें तो खराब होनी जायज ही थी। ठहर ठहर ठहर। फिर लेखिका एक और जिक्र करती है, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, ये देखिए काफल, ये क्या है, रसभरी, ये है कसमल और ये है चेस्टनट। लेखिका ने इनका जिक्र किया है। लेखिका कहती है कि मुझे काफल की बहुत याद आती है, जो कि लाल रंग का होता था, खट्टे मीठे स्वाद का होता था और बहुत ही अच्छा लगता था। तो ये याद आते ही लेखिका की जीभ में पानी आने लगता है, ठीक है। और फिर लेखिका कहती है कि रसभरी भी मुझे बहुत अच्छी लगती थी। उस समय एक फल था वहां पे, कसमल और चेस्टनट का तो कहना ही क्या, यह एक ऐसा फल था जिसको कि आग में अच्छे से भून करके, इसके छिलके अलग करके और फिर अंदर का जो भाग था वो खाया जाता था। ये सारे फल लेखिका को आज बहुत याद आते हैं। अरे रहने दे। फिर लेखिका कहती है कि जब मैंने चश्मा लगाना शुरू किया तो एक बार उनके चचेरे भाई ने क्या कह दिया उनको कि देखो चश्मा कैसा लगाया है, कैसी दिखती हो। और फिर ऊपर से कहा क्या कि आंख पर चश्मा लगाया ताकि दिखे दूर की, आंख पर चश्मा लगाया ताकि ताकि दिखे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। लेखिका ने जब ये सुना तो उनको बहुत बुरा लगा, वो खींचने लग गई, चिढ़ने लग गई, बिल्कुल अच्छा नहीं लगा उनको। लेकिन जब चाय पी करके उनका जब चचेरा भाई चला गया, उसके बाद में वो आईने के आगे खड़ी हो गई और चश्मा लगाया उतारा, बार बार अपने चश्मे को कभी लगा रही है, कभी उतार रही है। फिर अपने आप ही खुद से कहने लगी, क्या लंगूर की सूरत है मेरी? नहीं नहीं। फिर बोली हाँ हाँ। फिर उनके छोटे भाई की एक टोपी पड़ी थी पास में, फिर वो उन्होंने पहन ली सिर पे, और चश्मा लगा है और टोपी पहनी है। देखो इस चित्र में चश्मा लगा है, टोपी पहनी है। और फिर
देखने लगी और खुद ही अपने ऊपर हंसने लगी कि बड़ी ही अटपटी और मजाकिया लग रही हूँ। लेखिका ने यह भी जिक्र किया कि उस समय जो है रिबन भी हुआ करते थे और रिबन बांधते थे हम तरह तरह के, मेरे पास जो है तरह तरह के रिबन थे। और इसके बाद में लेखिका कहती है कि फिर मुझे एकदम से याद आ गया लिखते लिखते, उस समय मेरा चश्मा, काला चश्मा, टोपी, ये सब मुझे एकदम से याद आ गया। और फिर मैंने सोचा कि हाँ, आज मैं जो शिमला में रह रही हूँ और मुझे हिमाचली टोपियाँ पहनना बहुत अच्छा लगता है और मैंने अपने पास बहुत सारे अलग अलग रंगों की टोपियाँ भी इकट्ठी कर ली है और जिनको मैं बदल बदल के पहनती हूँ। और फिर वो कहती है कि जब मेरे पास टोपियाँ हैं, अगर मैं इनको पहन सकती हूँ, सर ही तो ढकना है, तो इतना भारी भरकम दुपट्टा कौन ओढ़े। इसी के साथ उनका ये बचपन संस्मरण समाप्त होता है। अब चलिए कुछ प्रश्नों पे नजर डाल लेते हैं बचपन संस्मरण के। तो पहला प्रश्न जो है इसमें, लेखिका बचपन में इतवार की सुबह क्या क्या काम करती थी। तो मैंने आपको बताया इतवार की सुबह वो क्या क्या काम करती थी। देखिए क्या क्या काम करती थी, चित्र देख के आपको पता लगा होगा। वो अपने मोजे धोती थी, ठीक है, और जूतों को पॉलिश करती थी। फिर लेखिका कहती है कि तुम्हारे और हमारे समय में क्या क्या अंतर आया। तो लेखिका ने बताया था ना कि तुम्हारे और हमारे समय में ये अंतर आया कि उस समय हमारी जो कुल्फी हुआ करती थी, आज वो क्या बन गई, आइसक्रीम बन गई। उस समय जो समोसा हुआ करता था वो क्या बन गया, पेस्ट्री बन गया। उस समय जो शरबत हुआ करते थे वो आज क्या बन गए, पेप्सी और कोक बन गए। उस समय लेमनेड होता था और आज जो है कोक होता है, उस समय कोक नहीं होता था। ये चेंजेस आए हैं उस समय में और आज के समय में। तीसरा प्रश्न जो है वो, लेखिका को चश्मा क्यों लगाना पड़ा। लेखिका को चश्मा इसलिए लगाना पड़ा क्योंकि वो रात में लैंप की रोशनी में, टेबल लैंप की रोशनी में पड़ती थी, इसीलिए लेखिका को चश्मा लगाना पड़ा। फिर लेखिका कहती है, फिर एक प्रश्न जो निकल के सामने आता है कि लेखिका अपने बचपन में कौन कौन सी चीजें मजा लेकर खाती थी। तो देखो पेस्ट्री, चॉकलेट और अनारदाना, और अनारदाने का चूर्ण और चना जोर गरम, ये सारी चीजें जो है वो मजे लेके खाती थी। और कुछ फल भी उन्होंने बताए थे, काफल और ये रसभरी, कसमल, चेस्टनट। और फिर लेखिका जो है, एक प्रश्न मैं आपको कहती हूँ, जैसे लेखिका ने अपना ये बचपन का जो संस्मरण लिखा, बचपन नाम दिया इसको, तो आप भी अपने जीवन की एक महत्वपूर्ण कोई घटना जो आपको बहुत प्रिय लगी हो और जो अभी तक आपकी स्मृति में है, वो आप लिखने का प्रयास करना। और इसी के साथ आज का ये वीडियो समाप्त करती हूँ।